हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का पवन सीरीज और ये है आपका हिंदी विषय। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न और दोस्तों हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए हैं। तो अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमने एक पार्ट लघु उत्तरीय का भी देखा था। और दोस्तों अभी इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग आगे के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संस्कृत ध्वनियों के विषय में। यहाँ पे देखिए संस्कृत ध्वनियों के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों को कुल जो संख्या होती है वो 46 होती है। यहाँ पे देखिए जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना, यानी कि वो स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जिसमें देखिए यहाँ पे आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये आपके स्वर हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर में देखिए कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 स्वर हैं और इसमें आ ई उ री और री आता है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं यानी कि छोटे स्वर जिन्हें हम कहेंगे और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर देखिए बड़ा आ, बड़ी, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कम समय में उच्चारित होते हैं और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो उसके दोगुने समय में उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों देखिए ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 8 होते हैं। यहाँ पे आप काउंट करके देख भी सकते हैं। 2 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल दीर्घ स्वर यहाँ पे कितने 8 हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे मिश्रित स्वर। दोस्तों मिश्रित स्वर 4 हैं, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटा आ और बड़ी ई मिलके ए बना और छोटा आ और ऊ मिलके ओ बना। यहाँ पे देखिए छोटा आ और ए मिलके आई बना और छोटा आ और ओ मिलके औ बना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने एक चीज़ और अगर नोटिस नहीं किया होगा तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप जब ए की मात्रा पढ़ते हैं, संधि की अगर हम बात करें तो ए और ओ की मात्रा ये होती है गुण संधि की। गुण संधि में अक्सर ए और ओ की मात्रा पढ़ते हैं और वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा हम पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब भी वृद्धि संधि होती है तो वहाँ पर आई और औ की मात्रा आती है। और जो जैसे अगर हम इसमें उदाहरण देखें गुण संधि का, तो रमाधन ईस रमेश हो गया। आपको याद आ रहा ए की मात्रा और ओ की मात्रा, तो ये गुण संधि हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे तो हम संधि की बात करने लगे, लेकिन यह बीच बीच में जहाँ भी लगे कि मुझे कनेक्ट करना वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। दोस्तों जो वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन आ बराबर क्या होगा, क। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क और आ मिलके क बनता है और ख धन आ ख बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो हलंत लगा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आ जुड़ गया है तो उसमें हलंत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे खा धन आ खा हो गया। अगर यहाँ पे आ नहीं जुड़ा रहेगा तो उसके नीचे हलंत आ जाएगा, यानी कि जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो आधा काउंट होते हैं, उनके जो कोई भी स्वर उनके साथ नहीं जुड़ा है तो वो आधा काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए गा धन आ पूरा गा हो गया,
घा धना आ घा हो गया। लेकिन जब हम लोग शुरू में जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो वहाँ पे क ख ग घा, तो वहाँ पे इतनी डीपली नहीं बताया जाता है कि उसमें आ जुड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें ग्रामर का ज्ञान होना शुरू होता है, तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु और मूर्धा इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों इसका एक सूत्र भी है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुरसा नाम दंता। तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब आपके एग्जाम में, अभी तो देखिए आपका बीएड यहाँ पे आपका डीएलएड है, तो डीएलएड में आपको ये सारे जो वर्ड का जो प्लेस है, तो कौन सा स्पर्श व्यंजन है या क्या है, ये सब तो आपको तभी आप रट के काम चला सकते हो। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे जैसे टेट, सुपर टेट, तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि कंठ में कौन सा वर्ड है और कंठ तालु में कौन सा आता है या मूर्धा में कौन सा वर्ड का उच्चारण होता है। तो एक तरह से आपको जब याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका स्पर्श व्यंजन हम लोग देख रहे थे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु और मूर्धा इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिसके अंतर्गत का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आता है। यहाँ पे पा होना चाहिए। तो यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, क ख ग घ अंगा और च छ ज झ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये आपके टोटल 25 वर्ड हो जाते हैं। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन क्या है। दोस्तों स्वर तथा व्यंजन के मध्य अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या जो है वो 4 है। तो या र ल व, या र ल व। तो दोस्तों या र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करते हुए ऊष्मा हो जाती है, यानी कि ऊष्मा निकालती है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ये वर्ड श श श ह, तो आपको जब उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुंह से ऊष्मा यानी रगड़ खा करके बाहर निकल रही है, जो आपकी ध्वनि निकल रही है वो रगड़ खा के जिसकी वजह से ऊष्मा निकल रही है, तो ये क्या होगा, ये ऊष्म व्यंजन होगा। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए आप यहाँ पे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के माँ तक, यानी कि 5 वर्ग इसमें आएंगे, और अंतस्थ व्यंजन में या र ल व, और ऊष्म व्यंजन में श श स ह, यानी कि तीनों श और ह आता है। अब दोस्तों हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का योग जो होगा वो संयुक्त व्यंजन होगा। और इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क धन श, यहाँ पे क धन श बना क्या, छतरी वाला छ। त धन र बना क्या, त्र। ज धन य क्या बना, ज्ञा। श धन र क्या बना, स्रा। तो छ, त्र, ज्ञा और स्रा। दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है या संयुक्ताक्षर कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब आपको याद रहेगा छात्रा, ज्ञा और स्रा और सबका ये किस तरह से, कभी कभी इनका संधि विच्छेद करके भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सही है, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। ये याद रखना है आपको कि छ किस वर्ड 2 व्यंजनों के योग से बन रहा है, त्रा किस 2 व्यंजनों के योग से बन रहा है और ज्ञा किस 2 व्यंजनों के योग से बन रहा है। क्लियर। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। मुझे लगता है अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उच्चारण के दोष के निम्नलिखित कारण है। यहाँ पे ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम इत्यादि उच्चारण तत्वों का ज्ञान की कमी
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण हैं। दोस्तों देखिए कल अभी हम लोगों ने आपके पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर किया था, तो यानी कि आपने वहाँ पर भी देखा था कि उच्चारण के दोषों में हमने ध्वनि व्यवस्था के साथ साथ लय, बल, स्वराघात, गति, विराम ये सब देखा था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी यहाँ पे संस्कृत में उच्चारण की बात हो रही है, किसी भी भाषा के उच्चारण की अगर हम बात कर लें दोस्तों संस्कृत के अलावा भी, तो वहाँ पर जो भाषा का उच्चारण होता है उसमें स्वर, लय, स्वराघात, यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसे गति, विराम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि दोस्तों अभी हम पढ़ा रहे हैं आपसे, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगी तब भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगी तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं लय, ध्वनि, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पढ़ाना है, कहाँ पे विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ जल्दी चलना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप क्यों कहते हो कि फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाने का वो सही वे पता है कि कहाँ पे किस तरह से बच्चों को, उनको ये पता चल जाता पढ़ाते पढ़ाते कि कहाँ पर उनके छात्रों को समझ में नहीं आएगा, तो उस चीज़ पे वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि एक ही बार में जो भी उनके छात्र हैं उनको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्चारण के दोषों में यही सारे दोष आते हैं कि जिसमें बल, स्वराघात, गति, विराम, इन सब चीज़ों के उच्चारण के तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि इनके ज्ञान की कमी होती है। और दूसरा यहाँ पे देखिए संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों के ज्ञान में अपूर्णता होती है, यानी कि जो संस्कृत ध्वनियाँ उनका उच्चारण किस तरह से किया जाए उसका जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं सही ढंग से उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3, उच्चारण दोष के लिए कंठ, तालु, जिह्वा इत्यादि ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होना भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उच्चारण दोष का मतलब कभी कभी ये होता है कि जो कंठ है या तालु है, यहाँ पे देखिए लालू लिखा है, ये तालु होगा, जिह्वा यानी कि जीभ, इन सब से जो ध्वनि निकल रही है, यानी कि हमारे जो ध्वनि यंत्र हैं, इन अगर इसमें भी कोई दोष है तो वो जो हमारा उच्चारण है वो सटीक नहीं होगा, यानी कि जिसकी वजह से उच्चारण दोष माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 है, भाषा में उच्चारण पैतृक तथा अनुकरण द्वारा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भाषा का उच्चारण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैतृक का मतलब वंशानुक्रम से लिया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों की अनुवांशिकता हमारे अंदर है, यानी जो हम अपने पूर्वजों से ग्रहण किए हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें भी इफेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी। अगर हमारे पूर्वजों में उन चीज़ों को अनुकरण करने और उच्चारण क्षमता उनकी अच्छी थी, वो सही से अगर उच्चारण करते थे तो वो गुण हमारे अंदर भी आएंगे। अब यहाँ पर देखिए अशिक्षित परिवार के बच्चे परिवार में बड़ों का दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण कर अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। तो संस्कृत उच्चारण को क्षेत्रीय भाषाओं का उच्चारण भी कुप्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर किसी भी बालक के माता पिता अनपढ़ हैं, अगर वो चीज़ों को सही ढंग से उच्चारण उसका नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी वही सारी चीज़ें सीखेगा और वो भी गलत तरीके से उच्चारण करेगा। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, संस्कृत भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा रहती है उनका उच्चारण भी प्रभावित करता है, यानी कि कुप्रभावित करता है, जहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा है वही ज़्यादा मुंह से निकलती है और जिसकी वजह से जो संस्कृत का उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर उच्चारण दोष के निराकरण और उपाय क्या क्या हैं इसके बारे में बात हो रही है। तो जब भी विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण तरह से ज्ञान और अभ्यास कराया जाना चाहिए विद्यालय में। और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है विद्यार्थियों को ध्वनियों तथा उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो जो भी ध्वनि निकाली जाती है यानी कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, तो उसका जो उच्चारण हो रहा है ये सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, इस पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। और विद्यार्थियों को उच्चारण को शुद्ध बोलने का अभ्यास भी करना चाहिए और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनको शुद्ध रूप से बोलने का अभ्यास भी करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चाहे हिंदी की, चूंकि हिंदी भी भाषा और इंग्लिश भी भाषा है, तो इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है। जब शिक्षक अपना रीडिंग करवा लेता है उसके बाद जो भी कठिन वर्ड होते हैं,
जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको शिक्षक छात्रों से प्रोनाउंसिएशन करवाता है, जिससे कि जो भी छात्र हैं वो पढ़ते समय बुक को कहीं भी अटके ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है विद्यार्थियों को उच्चारण को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना। तो दोस्तों देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, तो हर भाषा में जो भाषा को सीखने का वे होता है वो लगभग सेम होता है। कि वहाँ पर सबसे पहले आपको शिक्षक यहाँ पे खुद पढ़ेगा, यानी कि खुद वाचन करेगा, आदर्श वाचन जिसे हम कहेंगे। फिर छात्र जो है अनुकरण वाचन करेंगे और साथ ही स्वर वाचन कराएगा, फिर मौन वाचन कराएगा। तो इस तरह से क्या होता है, उसका जो कठिन वर्ड रहेंगे उसको भी रिपीट करेगा। तो ये एक वे होता है हर भाषा को सीखने का, जहाँ पर छात्र शिक्षक के माध्यम से उच्चारण करना सीखता है, शिक्षक के माध्यम से पाठ का सही सारांश सीखता है, शिक्षक के माध्यम से ही किसी भी पाठ को वो सही ढंग से समझ पाता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 है क्षेत्रीयता के भाषा तथा उच्चारण के दोष को दूर करने की राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर समायोजित योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नंबर 5 है अशिक्षितों को अधिकाधिक शिक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अशिक्षित है उनको अधिकाधिक शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो उच्चारण का प्रभाव बालकों पर पड़ता है वो उनके घर से ही पड़ता है। अगर घर का माहौल, घर के लोग सही ढंग से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। तो अगर घर के लोग शिक्षित होंगे, किसी भी वर्ड को सही ढंग से बोलेंगे तो बच्चा भी उनका अनुसरण करेगा और सही वे में प्रोनाउंसिएशन करेगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है ध्वनि यंत्रों के मानवीय शरीर में उत्पन्न विकारों जैसे कंठ, जिह्वा, दंत तथा तालु की चिकित्सा करवाई जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी ध्वनि यंत्र हैं हमारे, चाहे वो कंठ हो या तालु हो या जिह्वा हो या फिर दंत हो, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह की इन ध्वनि यंत्रों में कोई भी दिक्कत या परेशानी या कोई बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे उच्चारण शिक्षण के दोष क्या हैं। उच्चारण शिक्षण के दोष देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित रूप से वर्णों का उच्चारण दोष माना जाएगा। कब माना जाएगा, यहाँ पे अगर देखिए संस्कृत में ध्वनि नियमों के विपरीत स्वरों तथा वर्णों का उच्चारण करने में जो दोष उत्पन्न होता है उसे उच्चारण दोष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उच्चारण दोष यहाँ पे कौन कौन से हैं, कैसे माने जाते हैं उच्चारण दोष। तो पहला यहाँ पे देखिए वर्डों को शीघ्रता से बोल देना, यानी कि जब वर्डों का हम सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे और जल्दी में बोल देंगे तो वहाँ पर भी उच्चारण में दोष आ जाएगा। तो दूसरा देखिए उच्चारण करते समय जीभ को दबाना था, वर्डों को मुख में काट देना। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है उच्चारण करते समय, कि जहाँ पर सही ढंग से उच्चारण नहीं हुआ और जीभ को दबा लिया या वर्डों को मुख में ही काट लिया, यानी कि पूरा मुंह से बाहर ध्वनि नहीं निकली। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 है रुक रुक कर बोलना भी, ये भी उच्चारण दोष है। और वर्णों को बोलते समय नाक में सुर निकालना, तो वर्णों को बोलते समय नाक में सुर निकालना भी उच्चारण दोष है। अक्सर आप लोग अपने आसपास में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों से जरूर मिले होंगे जो नाक से बोलते हैं, यानी कि उनकी जो आवाज़ रहती है वो क्लियर नहीं रहती है और वो जैसे लगता है ना फंस रही है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 है दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना। और यहाँ पे देखिए नंबर 6 है उच्चारण अपूर्ण करना। नंबर 7 है वर्डों का फेंक कर बोलना। वर्डों को फेंक कर बोलना यानी कि जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं और नेक्स्ट सेंटेंस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाहे वो जल्दबाजी कह लीजिए या फिर कहीं ना कहीं वर्डों को सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन ना आना, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 8 है उच्चारण का समुचित अभ्यास ना होना भी दोष का कारण होता है। तो अगर उच्चारण का समुचित अभ्यास मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन आप सही ढंग से उच्चारित करना नहीं सीखेंगे तब भी कहीं ना कहीं उसमें दोष पाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 9 है बोलते समय गले में गड़गड़ाहट की ध्वनि का निकलना। और कभी कभी बोलते समय जो गला फंसने लगता है ये भी उच्चारण में दोष माना जाता है। और संगीत में स्वर में बोलना, और देखिए ये भी उच्चारण के दोषों में आता है। बुदबुदा कर बोलना और तुतला कर बोलना, ये सारे दोष हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कक्षा शिक्षण में मौन वाचन की क्या क्या लाभ है।
दोस्तों कक्षा शिक्षण के को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मौन वाचन क्यों कैसे लाभ पहुँचाता है बालकों में। तो दोस्तों जो कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है उससे उनके शब्द भंडार में और सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है। और दूसरा देखिए विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट यही है कि विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराया जाए और जो भी लेखन है उनकी शैलियों को से उनको परिचित कराया जाए। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराया जाए और विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते समय शीघ्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें अर्थ ग्रहण करते समय यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर वो मौन पठन करते समय ये अभ्यास करें कि उन्हें अर्थ भी समझते चलना। यानी कि जब भी उनसे शिक्षक पूछे कि आपको अगर वो यहाँ पे मौन वाचन कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी शिक्षक ने पढ़ाया है वो उनको उसका अर्थ पता है कि नहीं पता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। तो जो भी विद्यार्थी हैं उनके पास जो भी लिखित सामग्री है उनकी लिखित सामग्री का अर्थ भाव समझने की योग्यता विकसित करना। और नंबर 7 है यहाँ पे विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उनकी समीक्षा करने में निपुण बनाना। अब यहाँ पे देखिए मौन वाचन किसे कहते हैं, मौन पठन के क्या उद्देश्य हैं और यहाँ पे हम देखेंगे मौन वाचन। दोस्तों देखिए लिखित विषय सामग्री में व्यक्ति भाव तथा विचारों को समझने के लिए शब्दांश को बिना ध्वनि उच्चारण के यदि मन ही मन पढ़ रहा है तो उसे मौन पठन कहेंगे। और दोस्तों शब्दकोश के अनुसार मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण के किया गया पठन है, जहाँ पे मौन वचन में चुपचाप पढ़ना रहता है। और मौन वचन के उद्देश्य क्या होते हैं, पठन की गति में तीव्रता लाना। सबसे पहले क्या है कि जो पढ़ने की गति है अगर आप मौन वाचन में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत फास्ट पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखिए पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। तो जो भी पठन अंश समझाए गए उनको समझने में और अच्छे से समझने में क्षमता विकसित करना और बोध की गति में भी वृद्धि करना, यानी कि जो हमारी समझ की शक्ति है उसको भी वृद्धि करना। और नंबर 4 है यहाँ पे तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना और शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तो ये दोस्तों आपके मौन वाचन के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।